नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, स्ट्रेट टॉक लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। आइए शुरू करें आज का कार्यक्रम। स्ट्रेट टॉक में आज का मुद्दा है क्रेडिबिलिटी या फिर कंट्रोल। किसकी हड़बड़ी में भारत की मोदी सरकार दिखती है? क्योंकि सोमवार को पीएमओ में चुनाव समिति की बैठक होती है मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए। फिर उसमें राहुल गांधी, जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने जो चयन प्रक्रिया है उस पर सवाल उठाए, आपत्ति जताई। लेकिन फिर आधी रात को भारत का कानून मंत्रालय अधिसूचना जारी कर देता है और मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार, जो कि चुनाव आयुक्त है, उनका चयन करने का ऐलान करता है। साथ ही साथ जो हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी हैं विवेक जोशी, उनको भी चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति की घोषणा की जाती है। कई सवाल इससे जुड़े हुए हैं, इस नियुक्ति से जुड़े हुए हैं, और खास करके इसलिए भी सवाल और भी ज़्यादा इनको समझना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और सिर्फ 40 घंटों का ही फर्क था जब ये सुनवाई होनी थी 19 फरवरी को, और उसे ऐन पहले देर रात अधिसूचना जारी करके ज्ञानेश कुमार, विवेक जोशी को जो है चुनाव आयोग में नियुक्ति मिली है। कुछ सवाल हैं स्ट्रेट टॉक के जो हम चाहते हैं कि इसको समझा जाए, ताकि भारत का जो मतदाता है वो ये समझे कि चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की जिस तरीके से नियुक्ति हुई है, विश्वसनीयता पर क्यों संदेह पैदा होता है। भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, इस पद पर ज्ञानेश कुमार के नियुक्ति की जो है घोषणा हुई है, कानून मंत्रालय ने की है। 20 विधानसभा चुनाव उनके कार्यकाल में जो है कराए जाएंगे। 26 जनवरी 2029 तक ज्ञानेश कुमार का मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यकाल रहेगा। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी विवेक जोशी, उनको चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। जोशी 2029 में जो लोकसभा चुनाव भारत में कराए जाएंगे उनकी निगरानी में कराए जाएंगे। देर रात मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति हुई है, ये क्यों करनी पड़ी, आखिर हड़बड़ी किस बात की थी? क्योंकि राहुल गांधी चाहते थे कि 2 दिन में ही जो है सुनवाई हो रही है, कोई ना कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है। 19 फरवरी को सुनवाई, और इसी दिन ज्ञानेश कुमार जो है वो पद भी संभालने वाले। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिन्हा जुड़े हुए हैं। आइए उनका स्वागत कर लेते हैं स्ट्रेट टॉक के मंच पर। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ स्ट्रेट टॉक में आपका। और ये सवाल तो आप भी, अब तक आपने काफ़ी समीक्षा और काफ़ी इसके अलग अलग जो पहलू हैं उनका अवलोकन भी किया होगा, मूल्यांकन भी किया होगा। मैं समझना चाहती हूँ आपके ज़रिए, देर रात अधिसूचना जारी होने का क्या मायने? भारत के जो मतदाता हैं या फिर भारत एक लोकतांत्रिक देश, इसमें इस तरह की अधिसूचना किन परिस्थितियों में जारी की जाती है? देखिए, क्या है कि आप इसको पूरा पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। आपको याद होगा कि जो 2 चुनाव आयुक्त के पद खाली जो भरे गए, जिसमें ज्ञानेश कुमार शामिल है, वो जो है वो पद भरे गए उसी समय में जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के मेरे ख्याल में 2 या 3 दिन बचे हुए थे। तो वो आप समझ लीजिए क्या कि इस हड़बड़ी में उन्होंने क्यों उसको किया, आप समझ सकती हैं। दूसरा, वो पहला मतलब ये था चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, जो नया 2023 वाला जो कानून है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति के लिए जो कानून बना है, उसके लिए पहली नियुक्ति थी। एक तो जल्दी में उन्होंने उस कानून को बनाया, और उसके बाद उसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के ठीक पहले 2 दिन पहले उसकी अपॉइंटमेंट की, और वो उस अपॉइंटमेंट के बारे में छपा ही कि किस तरह से कोई तैयारी नहीं थी और कैसे उन्होंने सेलेक्ट किया लोगों को। तो एक तो ये आप जान लीजिए कि आप जल्दी में क्यों कर रहे हैं। 20 आपने कहा कि 20 विधानसभा चुनाव है, और फिर जो है लोकसभा का चुनाव जो है वो जो 2029 का वो भी कराएंगे वो। तो निश्चित तौर पर बैठाना, उनका बैकग्राउंड भी समझना चाहिए। ये बैकग्राउंड क्या है कि वो कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री में थे जब आए यहाँ पर, इसके पहले होम मिनिस्ट्री में काम कर चुके थे। तो आप सब कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री आपको पता है किस आदमी के पास है, होम मिनिस्ट्री किसके पास है। तो इससे ये भी जाहिर होता है कि अमित शाह जो फाइट चल रही है विद इन द बीजेपी सक्सेशन की, जो 2029 में नहीं रह पाएंगे, मतलब मोस्ट लाइकली उनकी उम्र इतनी हो जाएगी प्रधानमंत्री की, उनको उनके लिए मुश्किल होगा उसके लिए ये दोबारा पद की दावेदारी के लिए। तो 2029 के लिए अमित शाह जो है वो तैयारी कर रहे हैं।
और अमित शाह का जो तरीका है काम करने का वो सब जग जाहिर है। कंट्रोल जो है, आपने कहा कंट्रोल और क्रेडिबिलिटी में उन्होंने दो में से किसको चुना है, जी तो निश्चित तौर पर कंट्रोल को चुनते हैं, क्रेडिबिलिटी को कभी नहीं चुना है। तो जी एक तो पहला एस्पेक्ट ये है। दूसरा एस्पेक्ट जो कि आपको उसको भी समझना चाहिए कि इसमें भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को, उस पर भी ऐसा ही हुआ जी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कि चले गए वो आयुक्त गोयल, क्या नाम था उनका, जी अरुण विपुल गोयल गोयल। क्या, नहीं नहीं, जिन्हों- अरुण गोयल, जी 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 अरुण गोयल ही नाम था ना, जी 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 जिन्होंने कि बीच में रिजाइन कर दिया था। जी तो वो अरुण गोयल की नियुक्ति के पहले वो जो है, उनको जो नियुक्ति होनी थी उस समय भी वो कोर्ट में केस चल रहा था, इस पर वर्डिक्ट आना था, बकायदा उस पर कहा कि आप इतनी जल्दी में क्यों हैं, और आप मतलब कि एक तरह से इंस्ट्रक्शन था सुप्रीम कोर्ट का कि आप अपॉइंटमेंट मत करिए जब तक ये फैसला नहीं हो जाता है। जी लेकिन उन्होंने अपॉइंटमेंट किया, उसका बाद में वो चले गए, और उसके बाद फिर जब वर्डिक्ट उनके खिलाफ आया, ये बीच में अपॉइंटमेंट हुआ जबकि वो मतलब कंक्लूडिंग ये में फेज में था वो मुकदमा, ये जी जो अपॉइंटमेंट्स के बारे में और उन पर जो आरोप लग रहे थे इसके बारे में, उसमें उन्होंने उसकी मतलब उस समय भी न्यायालय की उन्होंने एक तरह से अवहेलना की, और उन्होंने कहा था कि आपको अपॉइंटमेंट मतलब इस तरह का कुछ इंस्ट्रक्शन, अभी हमको एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन ऐसा था उसमें कि अभी आप अपॉइंटमेंट करने की जल्दबाजी मत करिए, ऐसा उसमें था। लेकिन उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन था, मतलब ये नहीं था, जी आदेश नहीं था, लेकिन उन्होंने उसको भी पालन नहीं किया और उसका कर दिया अपॉइंटमेंट। उसके बाद जब फैसला आ गया तो उस फैसले को पलट दिया। जी तो सुप्रीम कोर्ट की कितनी कद्र करती है ये सरकार, ये इससे भी जाहिर होता है क्यों ऐसा कर पा रही है। इसीलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर रिटेलिएट नहीं किया। मतलब सुप्रीम कोर्ट को एक तो है क्या कि इन द प्रोसेस जो वो ऑलरेडी केस चल रहा था उस बीच में आपने अपॉइंटमेंट किया, अपॉइंटमेंट को लेकर के ही चुनौती दी गई थी जी उसको, उस पर वर्डिक्ट आपके खिलाफ आया, लेकिन इस बीच में आपने इंश्योर कर लिया कि जल्दी से वर्डिक्ट आने के ठीक पहले आपने अपॉइंटमेंट कर दिया। अब जो है सुप्रीम कोर्ट उसके बाद कानून जब आया तो कानून बदलने के लिए बोल दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता, ये तीनों मिलकर करेंगे। मतलब टॉप जो एग्जीक्यूटिव के दो जो मतलब लेजिस्लेचर का एक आदमी हो गए, क्या कहते हैं, विपक्ष के नेता, एक आदमी जो है सो एग्जीक्यूटिव का हेड हो गया, दूसरा जुडिशियरी का हेड हो गया। इसका मतलब कि इंश्योर किया कि जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव, ये तीनों मिल करके फैसला करे। क्योंकि उसका जो कोर्ट ने का जो वर्डिक्ट था उसमें ये था कि जो संविधान के निर्माता चाहते थे कि ये इंडिपेंडेंट, ये एग्जीक्यूटिव की बहाली ना हो, ये इंडिपेंडेंट हो, ऐसा उन्होंने इंटरप्रेट किया। उसमें मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्रोसीड्यूर, चूंकि उन्होंने कोई ये नहीं तरीका बताया नहीं था डायरेक्ट की कैसे करना है, लेकिन उन्होंने मीनिंग निकाला कि इसका अपॉइंटमेंट जो है एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का मानना था। तो उन्होंने इस हिसाब से उसको किया। अब जो है एक बार दो बार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दिखाया, तीसरी बार भी जो है इसी मुद्दे पर उनको ये दिखाया 2 दिन के बाद अपॉइंटमेंट होना है। 2 दिन के बाद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। नियम बना हुआ है कि हर एक कोई भी पद खाली नहीं रहेगा, जो नेक्स्ट आदमी है वो उसको ऑफिशिएट करेगा। अपॉइंटमेंट उसको किया तो कंफर्म करिए, मतलब नया अपॉइंटमेंट होने तक ये प्रधानमंत्री तक के लिए है कि चुनाव अगर हो गया, अगर चुनाव हार गए तो जब तक नया प्रधानमंत्री शपथ नहीं लेता है तब तक वो प्रधानमंत्री है। जी बिल्कुल।
बिल्कुल। ये अपेक्षा की जाती रही है, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर पुरानी परंपरा की भी बात करें, अगर उसको ही सही ठहराएं, जो शायद सही नहीं है, तभी जो है खुद न्यायपालिका ने भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सरकार को इस मामले में कानून बनाना चाहिए। तो सरकार ने कानून बना दिया, सरकार ने ऐसा कानून बनाया जिस पर नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि इस पर कार्यपालिका की दखल अंदाजी ज़्यादा है। इस जो विकट परिस्थितियाँ हैं, या फिर मैं कहूँ कि जटिल परिस्थितियाँ हैं, इसमें जो मतदाता है वो अपेक्षा किससे करे, क्योंकि जो डिसेंट नोट है राहुल गांधी का वो तो नकार दिया गया है। इस पे कुछ और सवाल है, मैं उन पर आपसे चर्चा करूंगी और दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। और भारत में नए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है, जिसे लेकर काफ़ी विरोध नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ साथ उनकी पार्टी कांग्रेस भी जता रही है, और जो अन्य विपक्षी दल हैं वो भी इस चुनावी प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया, इस पर आपत्ति जता रहे हैं। हमारे साथ अनिल सिन्हा वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं लगातार, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत में चुनाव आयोग की भूमिका पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, हालांकि जाते जाते भी राजीव कुमार ने कहा है कि ये एक ट्रेंड सा बन गया है चुनाव आयोग पर सवाल उठाना। वो पार्टियां जो खास करके चुनाव हार जाती हैं, वो इस तरह से अपनी निराशा या हताशा जो है वो चुनाव आयोग और इसके अधिकारियों पर इसका ठीकरा फोड़ती है। मैं अब खैर वो सवाल अलग बाद में लूंगी। मैं न्यायपालिका के हस्तक्षेप को बिल्कुल नहीं चाहती वर्तमान की मोदी सरकार, और जैसा आपने कहा कि पहले के भी फैसले में रिटेलिएशन जो है न्यायपालिका की तरफ से नहीं आया जब गोयल की नियुक्ति हुई, जिसे कि कहीं ना कहीं अदालत की अवहेलना की तरह देखा गया। अब 19 फरवरी को सीधे सीधे सुनवाई में किस तरह की संभावनाएं हैं, और वो क्या क्या पहलू हो सकते हैं जिसको केंद्र सरकार ने अपने फैसले से पहले, क्योंकि देर रात अधिसूचना का सामने आना, इन सभी पहलुओं पर जरूर गौर फरमाया होगा। 19 फरवरी को ही ज्ञानेश कुमार अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, और 19 फरवरी को ही मुझे लगता है कोई ठोस टिप्पणी, बेशक फैसला ना आए लेकिन टिप्पणी तो आ सकती है। जी, अरे ये कमेंट मुझको अभी तक न्यायपालिका ने जिस तरह का ये दिखाया है, रुख दिखाया है जो पिछले 10 साल में, उसमें कोई वो मतलब मैं उसको कैसे कहूँ मालूम नहीं, न्यायपालिका के लिए कुछ कहना मुश्किल होता है। लेकिन इतनी बात तो तय है कि न्यायपालिका ने एसर्ट जिसको आप कहते हैं कि मतलब दमदारी के साथ अपनी चीज रखना, मतलब जोर लगाना, जिसको एसर्ट को आप कैसे हिंदी में कहेंगे वो मुझको ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आप एसर्ट करना जिसको कहते हैं कि अपना दिखाना, अपना दम जो है, मतलब अपनी ऊर्जा को दिखाना, प्रदर्शित वो करना, विफल रही है। कोर्ट एकदम पूरी तरह विफल रहा है, जिसकी वजह से ये हालत है। उन्होंने, मैंने आपको बताया किस तरह से उन्होंने इसी मुद्दे पर 3 बार कोर्ट की अवहेलना की जी। और उसके अलावा ये भी देख लीजिए कि चुनाव आयोग तो कोर्ट की कोई बात मान ही नहीं रहा है। वो चुनाव आयोग ने भी वही काम किया। चुनाव आयोग ने जब हाईकोर्ट, चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने उनको ये दिया कि आप डेटा उनको रिलीज करिए जो बूथ के अंदर का, और ये जो है सो ये करने के लिए, तो वो डेटा रिलीज नहीं करने के लिए उन्होंने रूल्स में ही कानून मतलब बदल दिए जी। जो रूल्स थे उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से बदलवा दिया। अब आप सोच लीजिए, और उसके बाद ये शख्स जो है इसकी तस्वीर आप दिखा रहे हैं, इनकी ऐसी मतलब इनकी समझ लीजिए कि आप ढिठाई आप कह सकते हैं, मतलब आप अब तो वो पद पर है नहीं, हम कमेंट कर सकते हैं, वो बराबर हमारे या बराबर का आपके बराबर के नागरिक हैं जी। तो इसीलिए इन्होंने पूरी ढिठाई जो है से इसका इस्तेमाल किया है, और वो बाद में जो कहकर जा रहे हैं वो ढिठाई से भरा हुआ है जी। क्योंकि एकदम इससे बड़ी ढिठाई क्या होगी, वो कह रहे हैं कि र्यूमर फैलाते हैं। आप क्रेडिबिलिटी आप साबित डेटा देने के लिए तैयार नहीं है शख्स। अच्छा, हर बार जो है उसको जो भी कंप्लेंट आया उसने उसी लोगों के पास भेज दिया जिसके खिलाफ कंप्लेंट था जी। मतलब कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसी पे ये आरोप लगता है कि उसने काउंटिंग में गड़बड़ी की है, उसने वोटिंग में गड़बड़ी की है, और बाकायदा कॉन्क्रीट है या नहीं है ये बात एकदम इररिलेवेंट है जी। सवाल है क्या कि उसकी जांच एकदम जो बेसिक जूरिस्प्रूडेंस है वो ये है कि अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट है
तो आप उसमें जज नहीं बनेंगे, जी आप फैसला नहीं करेंगे। उसने उन्हीं लोगों के पास भेज दिया, जी जी कोई कमिटी नहीं बनाई, या जो कि एकदम डिपार्चर, जिसको आप कहते हैं कि अलग हट करके है, जो परंपरा है ये चुनाव आयोग की, उससे एकदम अलग है। चुनाव आयोग की परंपरा रही है कि कोई आदमी ने अगर शिकायत की है तो उसकी जांच वो खुद चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग क्या करता है, जी उसके लिए इंडिपेंडेंट कमिटी बनाता है, अपने ऑब्जर्वर्स भेजता है। उस समय एक समय तो उनका, आपको याद है या नहीं मालूम नहीं, उनके एक ऑब्जर्वर हुआ करते थे जिनका नाम अभी जस्ट मैं भूल गया हूं। वो फेमस एक रिटायर्ड ऑफिसर थे, अपने इंटेग्रिटी के लिए जाने जाते थे और उसको कहीं भी भेजते थे। वो अकेला वन मैन आर्मी था। ही वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन, जी सिर्फ उसका एडवाइजर था वो, और वो ऑब्जर्वर हर जगह जाते थे। जी बिल्कुल। यानी ये तो तय है कि पिछले कुछ सालों में जो चुनाव आयोग की भूमिका है ये सवालों के घेरे में है, क्योंकि उसकी कार्यशैली कहीं ना कहीं आरोपों के ऊपर जिस तरीके का स्पष्टीकरण आया, उस स्पष्टीकरण से जो आलोचक हैं या फिर जो विश्लेषक हैं उनके भी आरोपों को जो है उसको सही तरीके से संतोषजनक जो है उनको उत्तर नहीं मिला। मैं समझना चाहती हूँ कि अब क्योंकि न्यायपालिका की भी जो है ज़्यादा इसमें दिलचस्पी नहीं दिख रही है, क्योंकि जो कानून बनाया गया केंद्र सरकार की तरफ से, उस कानून को जो है रद्द करने से इनकार किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो क्या ये माने कि क्योंकि मोदी सरकार नहीं चाहती कि चुनाव आयोग में न्यायपालिका की किसी तरह की दखल अंदाजी हो? राहुल कहते हैं कि कार्यपालिका की दखल अंदाजी ना हो, न्यायपालिका है कि वो नहीं चाहती कि वो सरकार के कामकाज में किसी तरह का, क्योंकि न्यायपालिका ये समझता है कि कार्यपालिका की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो कानून बनाए। तो भारत का जो मतदाता है, जी मैं सवाल पूरा होने दी, जो भारत का मतदाता है वो अपेक्षा किससे करे? न्यायपालिका के पास अधिकार है, लेकिन न्यायपालिका भी कहीं ना कहीं कानून क्योंकि बनाने का अधिकार इसी संविधान ने सरकार को दिया है, इसलिए उस पर छोड़ दिया है। अनिल सर जी। नहीं, देखिए ये जो है ना, ये मतदाता की आपने जहां तक बात की, मतदाता को देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मतलब लोगों ने, और जो मतलब जो व्यवस्था बनी धीरे धीरे, उसमें नोटा भी बनाया गया। जी जी। तो एक दौर है, जिस दौर में आप देखेंगे क्या कि चुनाव कानून में कई तरह के परिवर्तन हुए। और देखिए कि उस समय अपॉइंटमेंट, उस समय न्यायपालिका में भी अपॉइंटमेंट कॉलेजियम नहीं था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती थी, उसके खिलाफ उनके फैसले आते थे। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा एक चीज को आपने क्रेडिबिलिटी वर्ड इस्तेमाल किया, बहुत अप्रोप्रिएट मैं मानता हूं। आपने सही चीज को आपने रखा कि क्रेडिबिलिटी जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। क्रेडिबिलिटी ऐसी थी कि सेशन जो है उसका अपॉइंटमेंट राजीव गांधी के रिकमेंडेशन पे हुआ जी, और मतलब कांग्रेस के रिकमेंडेशन पे हुआ। लेकिन ये जब वो आए तो कांग्रेस से उनका मुकदमेबाजी तक हो गया जी। जब उन्होंने दो चुनाव आयुक्त बनाए अलग से, जो किया मतलब मल्टी मेंबर जो इलेक्शन कमीशन बनाया, इसके खिलाफ कोर्ट में गए सेशन जी। अब कोर्ट में उनका फाइट हुआ, और आप सबको पता है कि सेशन ने किस तरह से, कांग्रेस हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, किस तरह से उन्होंने मतदाता की जो ये है क्या कहते हैं को एम्पावर किया, और उसमें ही फोटो आइडेंटिटी कार्ड की व्यवस्था की, सारा कुछ। ईवीएम का भी मेरे ख्याल में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर शुरू हुआ था उसी पीरियड में। तो वो सब करने के लिए मतलब सबका उद्देश्य था कि एम्पावर करना मतदाता को जी। ये प्रोसेस इसमें ये था, देखिए यहाँ तक चला, ये कहीं नहीं था कॉर्पोरेट के बारे में, फंडिंग के बारे में। ओवर द इयर्स कानून बना, उसमें फिर हुआ कि नहीं ये कानून जितना आप फंड कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं आ रहा। तो फिर उसके बाद हुआ ये नहीं हो कि भाई पैसा दे करके पॉलिटिकल पार्टी को ही खरीद ले जी। इसके लिए उन्होंने बकायदा उसमें लिमिट लगाया, इतना परसेंट प्रॉफिट का, इतना परसेंट आप लगा चंदा दे सकते पैसा देंगे, और वो भी आपको डिक्लेयर लेना पड़ेगा। वो क्या कहते हैं बोर्ड ऑफ, मतलब ये एजीएम से, मतलब उससे पास कराना होगा वहां का। मतलब ये नहीं कि
लेन देन कर दिया, किसी को पता नहीं है। मतलब बिल्कुल। आप जहां से पैसा ले रहे हैं कंपनी से, उसकी सहमति और उसके बाद लोगों को जानकारी, चुनाव आयोग को जानकारी, सब ट्रांसपेरेंट। और उसके बाद आपने देखा ये 2014 से क्या हुआ है, जी। इसका ठीक उल्टा चल रहा है। इसका उल्टा चल रहा है कि गवर्नमेंट को एम्पावर करो कि जो डिसीजन ले। इसीलिए जो राजीव कुमार जो बोलते हैं उसमें एक ही चीज ध्वनित होता है कि चुनाव आयोग के मन में जो भी आए करे, लेकिन उस पर न्यायपालिका को नहीं बोलना चाहिए। वो कह रहा है कि इससे प्रोसेस में गड़बड़ी होती है जी। और कहता है र्यूमर फैलता है। जी बिल्कुल। मतलब जो स्टेक होल्डर्स हैं, जी। पॉलिटिकल पार्टी, उसको कहता है कि वो नहीं बोले, वो कोई आवाज नहीं उठाए। जी बिल्कुल। जो आपने हम कर रहे हैं वो मान लीजिए आप सही। बिल्कुल अपने विधायी भाषण में जो है राजीव कुमार ने यही बोला है कि अगर लाइव रिपोर्टिंग जो होती है कोर्ट की सुनवाई की, तो इससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो इसको भी कैसे देखा जाना चाहिए, उनकी जो भूमिका रही मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में, इतिहास उनको किस तरीके से याद करेगा। उन्होंने चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है उसको और मजबूत किया, लोकतंत्र के इस एक अहम इकाई को और विश्वसनीय बनाया, मजबूत बनाया, मतदाताओं को जो है काफ़ी ताकतवर बनाया। किस रूप में उनको याद किया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। जुड़े रहिए जस्ट टीवी पर, स्ट्रेट टॉक के साथ लौटेंगे। फिर से स्वागत है, स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप। और भारत में चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और इसी पर पूरा विवाद कि आखिर किस प्रक्रिया से जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए या फिर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। मामला अदालत में है, सुप्रीम कोर्ट में। 19 फरवरी को ही अहम सुनवाई और 19 फरवरी को ही ज्ञानेश कुमार जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसीलिए सवाल कि आधी रात को अधिसूचना जारी करने की नौबत क्यों आई सरकार के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिन्हा जुड़े हुए हैं। अनिल सर, मैं समझना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से नियुक्ति की गई और राहुल गांधी ने कहा था कि उन्हें इस तरीके से जो है नियुक्ति पर आपत्ति है, 19 फरवरी को जब अदालत में सुनवाई होगी तो आपको क्या ये पूरी संभावना है कि संविधान जिसकी बात करता है चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर, और संविधान के संरक्षण का सबसे बड़ा जो दारोमदार है, जो जिम्मेदारी बल्कि है, भारत की सर्वोच्च अदालत के पास है। आप देखते हैं कि इस एक एंगल को जो है सुनवाई कर रही बेंच इस पर फोकस कर सकते हैं या फिर इससे संबंधित कोई टिप्पणी सामने आ सकती है। कितनी उम्मीद आपको है? नहीं, देखिए, ये इस गवर्नमेंट को टिप्पणी का कोई असर नहीं होता। तो अगर वो अगर करेगी अदालत तो इसका कोई अर्थ नहीं है। सिंपल है जी। इसका मतलब अदालत जो है वो इनसे कन्फ्रंटेशन नहीं लेने का जो बना था। संजीव खन्ना आए थे तो लग रहा था कि कुछ है, लेकिन उन्होंने जो डेट वेट बढ़ा रहे हैं वो बहुत सारे ये कहा कि पर उन्होंने, मैं आपको रोक रही हूँ, उन्होंने ही जो है ईवीएम से डेटा 45 दिनों के लिए डिलीट ना करने के आदेश दिए। ये कह सकते हैं कि एक उम्मीद हो सकती है? नहीं, देखिए, ये जो 45 दिन के जो आदेश दिए थे पहले, उसका पालन तो किया नहीं। और उन्होंने अभी उनको उन्होंने जो अवहेलना होती है इसके लिए किसी को पनिश नहीं करते। आपने ये 45 दिन वाला तो डिसीजन दिया था और खूब छपा था, और उसके बाद जब कंप्लेंट किया ये कर ही नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप फिर से आदेश उन्होंने किया कि आपको हमने तो ये कहा था, आप बताइए कि आपको उनको चुनाव आयोग को जो आपने कानून बताया है, मतलब आदेश, उसको बताने का काम भी अब सुप्रीम कोर्ट को करना है। और उसकी इतनी हिम्मत है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो आप सोचिए कि ये आप इसके बाद आपको क्या लगता है क्या कि सुप्रीम कोर्ट को कोई कानून मनवाने का कोई ये है, मतलब उनको पावर ऐसा है? नहीं दिखता है। कानून बदल दिया, ये ठीक है, ये हो सकता है लेजिस्लेचर के पास वो पावर है जी। लेकिन वो पावर कहां तक है जब तक बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का जो बुनियादी ढांचा है उसको अफेक्ट ना करे जी। तो ये बुनियादी ढांचा में है कि जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये तीनों का सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो संविधान का बुनियादी ढांचा का हिस्सा है जी। उसके खिलाफ ये कानून बना है जी। लेकिन और ये जो है उसके कुछ नहीं किया उन्होंने। और अब अभी आप देख रहे हैं कि जिन मुख्य न्यायाधीश ने इसका ये दिया था, चंद्रचूड़ साहब ने, जस्टिस, वो जो है उसके क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो अब अपना हर जगह इंटरव्यू दे करके सफाई दे रहे हैं। तो वो राजीव कुमार को तो वो सफाई का भी मौका नहीं मिलेगा क्योंकि ये शख्स के बारे में आप 3 चीज जान लीजिए। एक, ये शख्स है जिसने बताया
कि चुनाव आयोग कितना भ्रष्ट हो सकता है। जी दूसरा ये हुआ कि ये कैसे जो है एग्जीक्यूटिव मतलब पॉलिटिकल पार्टी का गुलाम बन के काम कर सकता है, ये बताया उन्होंने। मतलब डेट तय करने से लेकर के तारीख कैलेंडर तय करने से लेकर के काउंटिंग तक। अब बताइए कि अभी एक छोटा उदाहरण ले लीजिए, जी कुंभ भी चुनाव के, दिल्ली चुनाव के बीच में पड़ गया, उसका बजट भी दिल्ली चुनाव के बीच में पड़ गया, और दोनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। न धर्म का इस्तेमाल कर सकते और न आप इसका इस्तेमाल कर सकते। लेकिन जिस दिन चुनाव हो रहा है उसी दिन पूरा मीडिया पूरा चला रहा है, वो जो है उनकी तस्वीर, जिस दिन मतदान हो रहा है उनकी तस्वीर जो है कुंभ में नहाते हुए दिख रहे हैं लोग। एक और बजट में वो बोल रहे हैं कि हमने आपको दिया, बोल रहे हैं ये बजट, मतलब अगर वो चुप रहते तो एक इशारा माना जाता है। लेकिन वो बोल रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये शख्स को, उसके बाद भी कैसे राजीव कुमार जी को लगता है कि ये जो है सो ये बहुत इंटेग्रिटी से चुनाव करा रहे हैं। तो ये शर्म जो है वो भी क्रेडिबिलिटी जो ने कहा ना, वो उनका मतलब है नहीं, और वो दिखाना भी नहीं चाहते। जी बिल्कुल जी, मतलब सरकार नहीं दिखाना जी चाहती। मैं एक बतौर वरिष्ठ पत्रकार, क्योंकि आपको बहुत ही व्यापक अनुभव है, आपने भारत की लोकतांत्रिक स्थिति को बदलते हुए भी देखा और पहले भी आपने इसको देखा है। पुरानी परंपरा अगर सीईसी के चयन के लिए सही नहीं थी, वर्तमान में जो कानून बनाया वो सही नहीं है, किस दिशा में सरकार को आगे बढ़ना चाहिए था जो सही रहे? क्योंकि अगर न्यायाधीश के सीजेआई के शामिल होने की बात हो रही है, तो क्या ये सही तरीका रहेगा कि एक सीजेआई हो, एक प्रधानमंत्री हो और एक नेता प्रतिपक्ष हो, और यही चुनाव समिति जो है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करे? नहीं, उसमें ऐसा है कि उसमें सिलेक्शन कमेटी के अलावा सर्च कमेटी भी है जी। उसमें। ये नहीं है कि सिर्फ उसमें सारी प्रक्रिया का प्रावधान है, और ये सब जो है बताया उसने, क्या कहते हैं। देखिए क्या है कि आप पुरानी परंपरा से अगर आप देखेंगे हम लोगों ने वो दौर भी देखा है कि जब कॉलेजियम नहीं था। जी जी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जज होते थे और वो खिलाफ में जाते थे, क्योंकि एक जो क्रेडिबिलिटी, आपने शब्द बहुत ही उम्दा शब्द है आपने इस्तेमाल किया कि क्रेडिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन रहना चाहिए। जी। इसके लिए मुझको याद है कि जब कोई अगर मंत्री बन गया, तो वो जो है मंत्री बन गया तो किसी धरने पर या किसी प्रोग्राम में नहीं जा सकता। चुनाव अगर डिक्लेयर हो गया, इसके बाद जो है कैबिनेट मीटिंग की ब्रीफिंग जो है नहीं की जाती थी। जी जी। अगर कैबिनेट अगर बैठती भी थी तो उसका ब्रीफिंग नहीं होता था जी। इसीलिए कि ये बात, आप जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आप पब्लिक में नहीं जाएगा कि आपने क्या फैसले लिए हैं। जी। उसका कोई फैसला आप पब्लिक के मतलब ये का नहीं कर सकते। जो रूटीन काम है और जो अर्जेंट काम है, मान लिया कहीं आग लग गई तो आपको बुझाना है, इसके लिए आपको कुछ आदेश देना है, कहीं दंगा हो जाए तो आपको रोकना है, इस टाइप के काम छोड़ करके कोई फैसले नहीं ले सकते। अब तो कोई कुछ आपको अंतर ही नहीं पड़ रहा है। उसका ये था कि फोटो हटा दिए जाते थे। जी। चुनाव आयोग ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया तो एड में जो चित्र आता था सरकार, प्रधानमंत्री के मुखिया का, वो एड से चित्र से वो गायब कर दिया। मतलब एड खत्म हो गया। मतलब जो उनको एड अगर देना भी है तो किसी का चित्र नहीं होगा। जी जी। और अब तो प्राइवेट ऐड आ रहे हैं। और दिल्ली का चुनाव है, उसका प्रधानमंत्री ही खुद क्या कहते हैं नहा रहे हैं। इससे बड़ा ऐड क्या होगा? दिन भर ऐड हो रहा है। उसका पेड न्यूज पर देखिए, लास्ट मेरे ख्याल में ही वो लास्ट 2014 के पहले नसीम जैदी थे, उन्होंने बकायदा पेड न्यूज पर एक कमिटी बनाई और एक बहुत बड़ा एक कमिटी ने रिकमेंडेशंस दिए। उसके बाद उन्होंने गाइडलाइंस बनाए कि मीडिया को कैसे काम करना है। जो मैं आपको सेशन से लेकर के, सेशन से पहले से भी, सेशन से अगर आप वाटर शेड मूवमेंट अगर समझिए चुनाव आयोग का, तो उसके बाद से लगातार हर चुनाव आयुक्त ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया। लिंगदो ने कुछ इंप्रूव किया, कुछ नसीम जैदी ने किया, SY कुरैशी ने किया, उसके बाद वो क्या कहते हैं
ये सब लोगों ने कुछ न कुछ। लेकिन अभी हाल ही में एसवाई कुरैशी भी सफाई देते हुए नजर आया जब इलॉन मस्क ने कहा कि यूएस एड के जरिए जो है भारत में वोटिंग टर्नआउट के लिए इतनी 100 बिलियन जो है मिलियन डॉलर भेजी गई। तो कहीं ना कहीं भारत के चुनाव में दखल अंदाजी जैसे आरोप बीजेपी ने भी लगाया था। एसवाई कुरैशी भी जो है इस आरोप की सफाई देते हुए नजर आया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अनिल सर, कहीं ना कहीं जो है ये जो खुलासे होते हैं ये चुनाव आयोग को लेकर क्या दर्शाते हैं? नहीं नहीं, ये जो खुलासा है ना, ये बहुत डुबियस है। वो जो है ना, वो उसमें कोई कंक्रीट है नहीं। मतलब वो जो आरोप लगे हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। वो ये जो है, ये जो राइट विंग मीडिया है उसके तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि सबको बराबर बता दें। जैसे आप कोई एक उदाहरण आप ले लेंगे, अरे वो उदाहरण का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि जो चुनाव आयोग की जो प्रक्रियाएं हैं उसको लगातार लेजिस्लेचर से मिल करके जो रूलिंग गवर्नमेंट थी उसने उसको इम्प्रूव किया। एक एक्सेप्शन है, वो है चुनाव, ये आपातकाल में उन्होंने बहुत सारे कानून भी बदले थे। वो कानून चुनाव बदल दिया और उसको और स्ट्रॉन्ग बना दिया जनता पार्टी के गवर्नमेंट ने 1.5 साल के बीच में जी। और 19 महीने की सरकार थी मेरे ख्याल में। और उस सरकार में बदल जब गया तो इंदिरा गांधी जब दोबारा लौटी, ज्यादा ताकत से लौटी, लेकिन उन्होंने उसको नहीं बदला। वो जो प्रक्रियाएं थी और जो तरीका था उसको उन्होंने बरकरार रखा। तो ये ऐसा नहीं कर सकते। एक मोमेंट जरूर है आपातकाल का जिसको आप एक्सेप्शन मान सकते हैं और उसको स्वीकार किया कांग्रेस ने भी की गलती थी। जी बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। उसके बाद जब लौटेंगे तो जो चुनाव आयुक्त बने हैं जोशी, जो कि विवेक जोशी हैं हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी, उनकी भूमिका को कैसे आंका जाना चाहिए अब जब उनकी चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो कौन है, कैसे उनका जो है एक अधिकारी के रूप में कार्यकाल रहा है, किस तरह की कार्यशैली रही है, उसको भी ज़रूर देखा और उस पर आकलन और विश्लेषण किया जाएगा। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है, स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप। और चुनाव आयोग और इसमें नियुक्ति को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, इस पर भी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन विवेक जोशी, जिन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया, हरियाणा के मुख्य सचिव पद पर काम कर रहे हैं। अनिल सर, विवेक जोशी हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी, इनका चयन, इसको कैसे देख रहे हैं? आपने जिक्र किया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव समिति ही मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करके, बल्कि एक सर्च कमेटी भी है, उसमें भी बहुत सारे जो है उसकी एक एक्टिंग भूमिका जो है, योगदान, कंट्रीब्यूशन, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स को जो है जन्म दे सकता है। लेकिन ऐसा खैर अभी तो नहीं दिख रहा है। मैं उन नामों से हटकर विवेक जोशी जो एक नया चेहरा निकल कर आए हैं, चुनाव आयुक्त बनाए गए, उन पर आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगी। देखिए क्या है कि ये जो विवेक जोशी हैं, इनके बारे में हम व्यक्तिगत कुछ जानते नहीं ज़्यादा, लेकिन अगर आप इनका कार्यकाल देखेंगे, जो चीफ सेक्रेटरी के पद पर इन्होंने काम किया है, तो उसमें ये सबसे कंट्रोवर्शियल पीरियड था। इसी पीरियड में हरियाणा में जो चुनाव में धांधली का आरोप लगा और जो है सारा, और चुनाव चीफ सेक्रेटरी का मतलब ये है कि चुनाव आयोग कोई अपना कोई ऑफिसर नहीं होता उसका। आप प्रक्रिया आप समझ लीजिए कि जो चुनाव जो मशीनरी, स्टेट मशीनरी है, वही स्टेट मशीनरी को कोऑप्ट कर लेता है, उसको वो जिसको कहे एडॉप्ट कर लेना, वो उसको ले लेता है। और उस समय सरकार उसका नियंत्रण नहीं करती है, चुनाव आयोग उनका नियंत्रण करता है जी। और इतना ही अंतर है, बाकी वो मशीनरी वही है। तो और उस बीच में ये जो चीफ सेक्रेटरी है, इसके बीच में जो किसानों का आंदोलन हुआ, उसमें कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद जो है भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं, वो भी हुआ। मेवात के दंगे हुए, वो भी हुआ। उसके बाद सबसे भ्रष्टतम सरकारों में से एक थी खट्टर की सरकार जी। तो वो भी हुआ, और वो जो है उसको प्रेजाइड किया। और सबसे है कि इलेक्शंस प्रेजाइड किया, वो इलेक्शन जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल इलेक्शन ये क्या कहते हैं अभी के रिसेंट पीरियड में माना जाता है, जिसमें कि काउंटिंग से लेकर के क्या कहते हैं मतदान सब में धांधली की खबरें आई है जी। वो उसको प्रिजाइड ओवर करने वाला आदमी को ला गया। इसका मतलब है क्या कि जो ये तक कंट्रोल एंड क्रेडिबिलिटी कहा, वो ये है। एक चीज आपको खाली जानकारी में दे दूं जी, कि जो यहाँ तक मेरी जानकारी है कि कोई भी उच्च पद पर बहाली जब होता है, छोटे से पद पर भी, मतलब इवन प्लानिंग कमीशन के मेंबर की शिप के लिए भी है,
या कोई जुडिशरी में अपॉइंटमेंट है, तो उसके पहले दो उनका एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट जाती है जी और दूसरा सीबीसी से उनको क्लियरेंस मिलता है जी कि कोई उनका सीबीसी उनको उनके बारे में कुछ उनके मतलब कोई जांच वांच तो नहीं कर रहा, मतलब विजिलेंस और इसका क्लियरेंस चाहिए। जी जी अब ये आप सोच लीजिए कि इंस्टीट्यूशंस की जो हालत है, पहले क्या होता था कि पहले जो है इंस्टीट्यूशंस, इंदिरा गांधी को आप एक बात के लिए जरूर श्रेय दे सकते हैं कि उन्होंने कोशिश की चीजों को या कंट्रोल में लेने की, लेकिन इंस्टीट्यूशंस को कोई धक्का नहीं पहुंचाया जी उसको कानूनी तौर पर, मतलब आपातकाल भी लगाया तो कानून के जरिए। ये नहीं है क्या कि उन्होंने क्या कहते हैं कोई एक आदमी को बिठा लिया और बिना अभी जैसे अभी है कोई आपातकाल की घोषणा नहीं है, लेकिन आपको कोई डेटा नहीं मिलेगा, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो जी बिना कानून के कानून चलाना, ये नहीं किया। इंदिरा गांधी ने जो किया, चुनाव के जो कानून भी बदले उन्होंने की, जो अपने को इम्यून किया, तो जी बाकायदा उन्होंने कानून बनाया। तो ये अंतर है कि इन्होंने इंस्टीट्यूशंस को कब्जा कर लिया है और वो इनके लिए काम करते हैं। ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है, क्योंकि आपने इंस्टीट्यूशंस को भी भ्रष्ट कर दिया। आप जैसे चुनाव आयोग, जिस तरह राजीव कुमार बोल रहे हैं, ये एक शब्द आप सोच लीजिए कि एक ही लाइन ड्रॉ करिए जी कि एक शब्द जो आदमी जब उनके खिलाफ शिकायत जाती है प्रधानमंत्री अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, तो उनको चिट्ठी तक लिख नहीं पाता है। वो चिट्ठी भेजता है जेपी नड्डा को और ये क्लैरिफाई करता है कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम करेंगे ऐसा। इसमें चिट्ठी में लिखा हुआ फर्स्ट पैरा जो उन्होंने चिट्ठी जेपी नड्डा को लिखी, जो शिकायतें हुई जी तो उस चिट्ठी में कहा क्या कि हम जो है सो परंपरा बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं ये नहीं, हम ऐसा कर रहे हैं, जी ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये भी उसमें एक्सेप्ट किया हुआ है। और उसके बाद लेकिन अब हम इसी का करेंगे, और उसका चिट्ठी भेजते हैं जेपी नड्डा को। चूंकि अमित शाह और मोदी के खिलाफ चिट्ठी लिखने की हिम्मत नहीं है, तो ये अंतर है। उस समय सेशन मतलब प्राइम मिनिस्टर क्या, कोई भी मिनिस्टर हो, कुछ भी हो, जी नहीं कर सकता। बिल्कुल। अब मैं मतदाताओं पर आती हूँ। फिर मेरा सवाल है कि जितने भी चुनाव आयोग की मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार ने चुनाव कराए, इसमें अगर मैं वोटिंग परसेंटेज पर अगर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँ, तो कमोबेश वोटिंग परसेंटेज निराश नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या, या फिर अगर आपकी नज़र में है कि वो निराश करते हैं, इसका मतलब क्या ये कहें कि भारत का जो मतदाता है वो इन सभी पहलुओं पर, इन सभी आरोपों पर, इन सभी तथ्यों पर कहीं ना कहीं जागरूक बना हुआ है? बेशक कथित रूप से जो प्रमुख राष्ट्रीय मीडिया है भारत की वो सच्चाई ना दिखाए। अनिल सर। नहीं, वो तो देखिए क्या है कि ये देखिए हिंदुस्तान में मतलब पूरी दुनिया में पहला लोकतंत्र है जिसने की कोई क्राइटेरिया नहीं रखा कि सिर्फ बालिग होने पर मताधिकार। ये अमेरिका तक में नहीं हुआ। एक स्ट्रोक में किसी को, सबको नागरिक बराबर बनाना, ये बाबा साहब अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू और जो संविधान के दूसरे निर्माता हैं उनको ही क्रेडिट देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि बहुत बहस हुई, लेकिन ना एजुकेशन को कोई क्राइटेरिया बनाया, ना उन्होंने क्या कहते हैं संपत्ति को कोई क्राइटेरिया बनाया, ना उन्होंने जेंडर के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन किया, न कास्ट के आधार पर, न धर्म के आधार पर। तो उन्होंने सबको बराबर माना। कोई भी आदमी जो पागल नहीं है और जो क्या कहते हैं ये भिखमंगा नहीं है, वो जो है सो चुनाव मतलब वोट दे सकता है जी। ये जो है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और ये अचीवमेंट इस तरह का था कि जिसको कि आप कभी दिवालिया नहीं है, मतलब वो घोषित कर दिया है कि आपको हम ये नहीं करेंगे। तो ये टाइप का पहली बार जो है हुआ, वो उसको इसका पता है, क्योंकि आपने जो लोगों को आप ये में रखते थे, मतलब गांव से बाहर रखते थे, वो वोट जाने लगा आपके साथ लाइन में खड़े होकर के। ये एक इवोल्यूशन था, तो उसको ये पता है कि इसका अर्थ क्या है, इसीलिए लोग नहीं समझ रहे। ऐसा नहीं, मैं आपको अनुभव बताता हूँ। महाराष्ट्र में जो इलेक्शंस हुए, इसके बाद मैंने कोई कवरेज नहीं किया, मैं हूँ नहीं ये में रेगुलर जर्नलिज्म में, लेकिन कई जो है टैक्सी ड्राइवर से इससे बात की मैंने, सबने कहा कि कैसे जीत गया हमको पता नहीं। तो कहीं ना कहीं जागरूक जी, एक तरह की निराशा उनमें है, इसमें कोई डाउट नहीं।
बिल्कुल। तो निराशा है तो आशा सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई से भी ज़रूर लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, बहुत ही सार्थक आज की बातचीत रही। आपकी मदद से हमने उस सच को समझने की कोशिश की और दर्शकों तक जानकारी पहुँचाने की कोशिश की कि आखिर चुनाव आयोग की जो भूमिका है किसी भी लोकतंत्र को मजबूत बनाने में कितनी अहम होती है, और इसीलिए सीईसी हो या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त तो उनकी नियुक्ति प्रक्रिया कैसे पारदर्शी हो, कितनी निष्पक्ष हो, इसको ज़रूर जो है सुनिश्चित किए जाने की ज़रूरत है, जो फिलहाल ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए सवाल पूछे जाएंगे, उत्तर सरकार को भी देना होगा और शायद न्यायपालिका को भी देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फीडबैक अवश्य पहुंचाइए, हमें लिखिए info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी ईमेल भेजना ना भूलें। लगातार आपका स्नेह फीडबैक के रूप में मिल रहा है, इसलिए आपसे अपेक्षा है जुड़े रहिए जस्ट टीवी पर। धन्यवाद।